नमस्कार दोस्तों, आज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं 20 क्वेश्चन कवर करूंगा और क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन द इंट्राम्यूरल कमेटी इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक्ट एज। कहा है कि जो इंट्राम्यूरल कमेटी समिति का सदस्य होता है, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट को जो प्रतिनिधित्व करता है, उसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या एक्ट होती है, मतलब कि ज़्यादातर संभाव्यता क्या क्रियाएं होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट का जो प्रतिनिधित्व करता है इंट्राम्यूरल समिति में, उसका मुख्य कार्य मेनली कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लैग बियरर्स ऑफ देयर हाउस क्लासेस, यानी कि अपने हाउस या अपने क्लास का फ्लैग बियरर होता है, फ्लैग को लेकर चलता है। बी है कॉन्टेस्ट ऑफिशियल फॉर वेरियस एक्टिविटी, विभिन्न क्रियाओं के लिए ऑफिशियल प्रतियोगिता। और सी है मार्शल्स टू कीप क्राउड ऑफ स्टूडेंट इन इंडिसिप्लिन, यानी कि जो भीड़ हो रही है स्टूडेंट की और उसमें इंडिसिप्लिन हो रहा है, उसको क्लियरेंस करता है, उसको हटाता है, उसको संभालता है, मार्शल्स का काम करता है। और डी है मैनेज ऑफ द रिस्पेक्टिव टीम्स, तो यानी कि जो उसकी टीम है उसको मैनेज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी सही है, मैनेज ऑफ द रेस्पेक्टिव टीम, अपने टीम को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इन जनरल कंसेस द बेसिस ऑफ इंट्राम्यूरल प्रोग्राम शैल बी द एक्टिविटीज। इन जनरल कंसेस का मतलब होता है सहमति। सामान्य सहमति से देखा जाए तो इंट्राम्यूरल प्रोग्राम की जो कार्यक्रम की एक्टिविटी होती है वो आधारित होती है। सामान्य रूप से कहा जाए, सहमति से देखा जाए तो इंट्राम्यूरल की जो एक्टिविटी होती है, कार्यक्रम की जो एक्टिविटी होती है, वो किस पर बेसिस होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है थॉट एज पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी जो इंस्टीट्यूशन का भाग है उसके विचारों पे। अब बी है ऑफ सिंपल रिएक्शन नेचर, ऑफ सिंपल रिक्रेशनल नेचर, यानी साधारण मनोरंजनात्मक प्रकृति। और सी है सच एज, जैसा कि इट आर टैग गेम्स, जैसा कि यह एक टैग या गेम हो। और डी है लाइक रेगुलेशन गेम एंड स्पोर्ट्स, लाइक रेगुलेशन गेम एंड स्पोर्ट्स, तो उसका इंट्राम्यूरल का एक्टिविटी का जो आधार होता है, जैसे गेम और स्पोर्ट्स का एक नियम रेगुलेशन होता है, उसी पे आधारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है, टॉट एज ए पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इन सोशल क्लब्स मस्ट ऑफ द इंट्राम्यूरल प्रोग्राम फोकस ऑन। जो सोशल क्लब होते हैं, सामाजिक क्लब होते हैं, उनके इंट्राम्यूरल प्रोग्राम का फोकस होता है, होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, सोशल एक्टिविटी पे, सामाजिक क्रियाओं पे। बी है रिक्रेशनल टाइप ऑफ एक्टिविटी पे, मनोरंजनात्मक क्रियाओं पे। सी है कार्ड गेम पे। और डी है गेम ऑफ कैरी ओवर वैल्यूज, ऐसी गेम जो वैल्यूज महत्व को लाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 85 का ऑप्शन नंबर ए, 85 का ऑप्शन नंबर ए सही है, सोशल वैल्यूज, सोशल एक्टिविटी, हाँ सोशल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 86 है, 85 का ऑप्शन नंबर मैं गलत बता दिया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही ना होगा, रिक्रेशनल टाइप ऑफ एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है,
In order to make intramural program really interesting and worthwhile, it would be apt to कहा है कि worthwhile का मतलब होता है लाभप्रद. In order to intramural program really interesting and worthwhile, it would be apt to. इंट्राम्यूरल प्रोग्राम वास्तव में जब हम बनाते हैं तो वास्तव में इंटरेस्टिंग, रुचिकर और लाभप्रद होना चाहिए. इंट्राम्यूरल क्रम में जब प्रोग्राम कोई क्रिएट करते हैं तो वास्तव में रुचिकर और लाभप्रद होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए है इंडक्ट न्यू इक्विपमेंट, नए इक्विपमेंट को इंडक्ट करना मतलब शामिल करना. बी बिल्ड परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्थायी सुविधाओं का निर्माण करना. सी है इन्वेंट फ्यू न्यू फन रिक्रिएशनल गेम्स, कुछ नई रिक्रिएशनल गेम्स को इन्वेंट करना, खोज करना. डी है इन्फ्यूज इंटेंस स्पिरिट इन द पार्टिसिपेंट. इन्फ्यूज का मतलब होता है प्रभावित करना और प्रभावित करना. इंटेंस माने गहन, तेजी. तो पार्टिसिपेट के अंदर तीव्र गति से भावनाओं को प्रभावित करना, उनकी भावनाओं को तेज करना. स्पिरिट का भावनाओं को तेज करना. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है. इन्वेंट न्यू फन एंड रिक्रिएशनल गेम. क्वेश्चन नंबर 87 है इन मोस्ट रिस्पेक्ट रूल एंड रेगुलेशन फॉर इंट्राम्यूरल कंपटीशन. इन मोस्ट रिस्पेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंट्राम्यूरल कंपटीशन. यानी कहा है कि इंट्राम्यूरल कंपटीशन के लिए जो नियम होते हैं वो किस पे मोस्ट रिस्पेक्ट होते हैं, आधारित होते हैं या रिस्पेक्ट में होते हैं, किसके सानिध्य में होते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए है द सेम एज दोज ऑफ द रेगुलर स्पोर्ट. यानी कि ऐसे होते हैं जो रेगुलर स्पोर्ट्स जो नियमतः फेडरेशन के द्वारा बनाए गए उन पे आधारित होते हैं. और बी डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रेगुलेशन गेम. जो रेगुलेशन गेम है, रेगुलर गेम है, स्पोर्ट्स है, उससे डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं. सी दोज दैट पार्टिसिपेंट टीम एग्री अपॉन. यानी कि जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है उसके सहमत के ऊपर. और डी है द वंस फ्रेम्ड ऑन द स्पॉट. यानी कि जो ऑन द स्पॉट नियम बनाए जाते हैं उस पर. तो ऑप्शन नंबर 87 का बी सही है. डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रेगुलेशन गेम. क्वेश्चन नंबर 88 है इन द ओपिनियन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट ए गुड परफॉर्मेंस इन अ इंट्राम्यूरल प्रोग्राम आर टू बी. यानी कहा है कि एक साइकोलॉजिस्ट की राय में, एक साइकोलॉजिस्ट की सहमति से देखा जाए तो एक गुड परफॉर्मेंस, एक इंट्राम्यूरल का अच्छा प्रदर्शक ऑट नॉट बी, यानी नहीं होना चाहिए. यानी साइकोलॉजिस्ट की राय सहमत से देखा जाए तो एक इंट्राम्यूरल का अच्छा कार्यक्रम का अच्छा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. अवार्डेड नहीं होना चाहिए यानी पुरस्कृत, या रिवार्डेड कुछ पारितोषिक देना, और पेड फॉर कुछ अनुदान देना, और रिकॉग्नाइज. तो क्वेश्चन नंबर 88 का सी है पेड फॉर, ये नहीं होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी सही है. क्वेश्चन नंबर 89 है द एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन आर शेड्यूल बाई एन. इंट्राम्यूरल कंपटीशन किसके द्वारा शेड्यूल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंस्टीट्यूशनल इटसेल्फ एज ए रूटीन. यानी कि संस्था का जो स्वयं की रूटीन है उस पर आधारित होती है. और बी है स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्लब द्वारा. और सी है पार्टिसिपेंटिंग टीम द्वारा, जो टीम प्रतिभाग करती है उसके द्वारा. और डी है ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी, जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है उसके अधिकार से. तो 89 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 90 है हु अमंग द फॉलोइंग आर मोर सीरियसली
affected by emotional imbalance on account of victory or defeat in intramural and major extramural competition। तो कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सीरियसली रूप से और इमोशनली रूप से इम्बैलेंस होती है जो किसी को हराने और जीतने के लिए इंट्राम्यूरल या एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन में। तो सीरियसली रूप से, इमोशनली रूप से और एक दूसरे को हराने के लिए एक्साइट होती हैं, उसमें है फीमेल स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है, फीमेल स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 91, बोथ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल एथलेटिक्स कंपटीशन शुड कंट्रीब्यूट टू, यानी कि दोनों इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल एथलेटिक कंपटीशन का योगदान होना चाहिए। किसमें योगदान हो जाना चाहिए? डेवलपमेंट एथलेटिक टैलेंट, एथलीट का टैलेंट डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो शिक्षा का उद्देश्य है, शैक्षणिक उद्देश्य है, उसके लिए योगदान होना चाहिए। या सी पार्टिसिपेंट्स फिजिकल वेलफेयर, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके शारीरिक भौतिक कल्याण के लिए। और डी है इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज, संस्थागत सम्मान के लिए। तो ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अब 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। द पैरामीटर्स एंड डायमेंशन, द पैरामीटर एंड डायमेंशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन आर टू बी वर्क आउट इन कंसिडरेशन ऑफ, यानी कहा है कि एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक के डिफरेंट स्तर पर, जो शैक्षणिक लेवल स्तर पर जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन होते हैं, उनका पैरामीटर और आयाम किस पे कंसीडर्ड वर्क करता है। डिफरेंट टाइप के जो एजुकेशनल लेवल हैं, स्तर हैं, उस पे स्पोर्ट्स कंपटीशन का पैरामीटर और डायमेंशन, आयाम किस पे कंसीडर करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है उस पे। और बी है एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षणिक दर्शन। और सी है हेल्थ एंड फिटनेस रिक्वायरमेंट, स्वस्थ और दक्षता की आवश्यकता। और डी है एक्जिजेंसीज ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी कि टाइम और प्लेस की आवश्यकता। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए सही है, नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 93 है द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कंपटीशन एट द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन मस्ट बी मोर। एलिमेंट्री का मतलब होता है आरंभिक स्तर। तो कहा है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कंपटीशन एट द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन मस्ट बी मोर, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर जो कंपटीशन होना चाहिए, उसका कंपटीशन का स्पेक्ट्रम जो होता है, एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम जो होता है, क्या होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल यानी औपचारिक होना चाहिए, बी अनौपचारिक होना चाहिए, सी न तो औपचारिक हो न तो अनौपचारिक हो, और डी ऑर्गेनाइज संगठित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इनफॉर्मल। तो कहा है कि जो प्रारंभिक शिक्षा के स्तर होते हैं उस पर कंपटीशन और एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम जो होता है इनफॉर्मल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है which of the following would determine the level of facility required for physical education? Which of the following determine the level of facility required for physical education? यानी कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा यह ज्ञात करता है कि फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के लिए सुविधाओं की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से कौन सा लेवल यह बताता है कि शारीरिक शिक्षा को सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का दर्शन, और बी है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की आवश्यकता, फिर सी है टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का प्रकार, और डी है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, संस्थागत नीति, संस्था की नीति। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी सही है, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 95 है एन इल कंसीव्ड फिजिकल एजुकेशन प्लान इज श्योर टू बीकम, यानी कहा है कि एन इल कंसीव्ड का मतलब होता है खर्चील, व्यर्थ, इसका मतलब होता है व्यर्थ। और इसमें दिया है कि व्यर्थ शारीरिक शिक्षा प्लान निश्चित होता है। व्यर्थ शारीरिक शिक्षा प्लान एक निश्चित होता है, योजना एक निश्चित होती है। क्या? इकोनॉमिकल प्रोपोर्शन, यानी कि अनइकोनॉमिकल का मतलब खर्चा, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है अंश भाग, अनुपात। तो एक खर्चीला अंश भाग, और बी है सोर्स ऑफ इरिटेशन ऑफ पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट है उनके इरिटेशन का स्रोत, चिड़चिड़ापन का स्रोत, और सी ग्रेट हेडेक फॉर ऑल टाइम्स टू कम, एक बड़ा सिर दर्द जो हमेशा आता रहता है, और डी सीरियस कंसर्न फॉर द अथॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रेट हेडेक फॉर ऑल टाइम टू कम, यानी कि जब आप एक व्यर्थ, एक बेकार का फिजिकल एजुकेशन योजना बनाएंगे सारी शिक्षा, तो हमेशा हेडेक बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 में बोला है कि द स्पेसियस अल्ट्रा मॉडर्न इंडोर हॉल, सिंथेटिक्स टर्फ एंड सरफेस एंड द लाइटिंग सिस्टम हैव रिवोल्यूशनलाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ। कहा है कि अब इसमें बता दें, स्पेसियस का मतलब होता है बड़ा, विशाल, और अल्ट्रा का मतलब होता है अत्यंत, यानी कि कहा है कि स्पेसियस अल्ट्रा मॉडर्न इंडोर हॉल, अत्यंत विशाल आधुनिक इंडोर हॉल, सिंथेटिक टर्फ और सरफेस, और लाइटिंग सिस्टम यानी प्रकाश प्रणाली एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। ऑप्शन नंबर ए है टीचिंग लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी कि टीचिंग लर्निंग शारीरिक शिक्षा और खेल में टीचिंग लर्निंग, शिक्षण और सीखना, और बी स्किल स्ट्रेटजी फिटनेस एंड ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्किल माने कौशल, स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति, दक्षता और प्रशिक्षण, खेल में प्रशिक्षण, और सी है परफॉर्मेंस इन द सम सेलेक्टेड स्पोर्ट्स एंड गेम, कुछ चयनित खेल में परफॉर्मेंस प्रदर्शन, और डी है मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च की विधियां, और एंड डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, खेल में विकास। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्किल स्ट्रेटजी फिटनेस एंड ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। जब आपके पास एक बड़ा विशाल इंडोर हॉल रहेगा, सिंथेटिक टर्फ रहेगा, सरफेस रहेगा, और लाइटिंग सिस्टम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा है कि while planning top class facility for physical education and sports, the physical educator must be primarily। कहा है कि जब आप किसी भी टॉप क्लास की फैसिलिटी शारीरिक शिक्षा के लिए प्लान बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उस समय फिजिकल एजुकेटर जो शारीरिक शिक्षक होता है उसको प्राथमिक रूप से रोल क्या निभाना चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए है डिपेंड अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, वह अपने खुद के अनुभव और नॉलेज पे डिपेंड होना चाहिए। और बी है कंसल्ट रिलेवेंट लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से संबंधित कोई साहित्य, महत्वपूर्ण साहित्य से कंसल्ट लेना। और सी है सीक हेल्प ऑफ द टेक्नोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, यानी कुछ जो निर्माण करता है, प्रशासक हैं, इंजीनियर हैं, उनसे सलाह लेना। और डी टेक इनटू कॉन्फिडेंस एथलीट एंड देयर ट्रेनर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जब आप कोई अच्छी प्लान बना रहे होते हैं तो आपको यही करना चाहिए कि आप किसी टेक्नोक्रेट जो भवन निर्माण करता है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, उससे हेल्प लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कहा है कि प्लानिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में, खेल सुविधाओं में क्या पूर्ण रूप से जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक क्लियर पॉलिसी एंड वैल्यू सिस्टम, एक क्लियर साफ सुथरी नीति और महत्व प्रणाली। और बी है एन इनसाइट एंड एक्सपीरियंस, एक सूझ और अनुभव। और सी है ए ब्रॉड विजन, ए डायनामिक आउटलुक एंड ए फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, एक ब्रॉड दृष्टि, बड़ी दृष्टि, डायनेमिक आउटलुक आपको परिवर्तित होना चाहिए और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि एक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में आपको कंप्लीट रूप से यही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आए हैं और आपको आपके नॉलेज को इन्हांस कर रहे होंगे। मैं अब तक 89 वीडियो डाल चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो और वह सारी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और यूट्यूब चैनल का लिंक बता देता हूं, फिजिकल एजुकेशन बाय नागेंद्र यादव करके डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, रिसर्च और तरह की वीडियो मैं डाल चुका हूँ। एमपीएड एंट्रेंस की वीडियो भी डाल चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 है द टाइप्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटी रिक्वायर्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज टू, यानी कहा है कि किसी एक संगठन या संस्था या संगठन की जो एक्टिविटी का स्टैंडर्ड होता है, वह प्रकार होता है, स्टैंडर्ड और प्रकार होता है। किसी एक संस्था या संगठन के जो एक्टिविटी का प्रकार होता है वह डायरेक्टली किससे समानुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है नीड एंड ऑब्जेक्टिव, उस संस्था के नीड और क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। और बी है कैपेसिटी टू जनरेट रिसोर्सेस, स्रोतों को जनरेट करने की क्षमता पे आधारित होता है। सी है प्लानर्स विजन एंड आइडियल, यानी कि प्लानर्स जो प्लान कर रहा है उसका विजन और उसकी आइडियल पे। और डी है एबिलिटी टू सर्व सोसाइटी, यानी कि समाज की सेवा करने की क्षमता पे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नीड एंड ऑब्जेक्टिव, उसकी क्या उद्देश्य है और क्या आवश्यकता है उस संगठन का, उस संस्था का, उसी पे उसके टाइप्स, प्रकार और स्टैंडर्ड सुविधाओं के आधारित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार मैं 20 क्वेश्चंस को कवर किया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।